हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 4। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करेंगे 12th बोर्ड के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग में अगर हम लोग फोर्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर के अंदर या मेटल के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो यहाँ से दो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों चीजें प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो F इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करेंगे इसमें मैग्नेटिक के कंडीशन में कि एफ एम मैग्नेटिक फोर्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे तो हमारे पास रहता है फॉर्मूला क्यू बी बीटा साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। कब प्रोड्यूस नहीं होता है, चार्ज के बारे में इसको बात कर रहा है। चारों के चारों ऑप्शन में चार्ज दिया हुआ है तो हमें चार्ज पे फोकस करने का है और किसी और चीज पे फोकस नहीं करने का है। तो चार्ज हमारा क्यू है और साथ साथ इसमें बात करना है किन किन चीजों पे डिपेंड करेंगी, चार्ज पे डिपेंड करेंगी, चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेंगी और उनके बीच में थीटा का जो रहेगा कंडीशन उस पर डिपेंड करेंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी मतलब कि मोशन में है मतलब v इज इक्वल टू है तो भी रहेगा, सही है। ठीक है, भी रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन गलत है। चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे है तो Q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, V इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, रेस्ट में है तो V इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। F इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, अगर F इज इक्वल टू जीरो है तो E इज इक्वल टू क्या रहता है, E इज इक्वल टू क्या रहता है, एफ बाई क्यू। फोर्स जीरो है तो E भी जीरो हो जाएगी। क्लियर है क्या। तो इस कंडीशन में हमारे पास अगर इसका वैल्यू रेस्ट में है तो ये ऑप्शन मेरा सही रहेगा। क्लियर है क्या। बाकी सबको देख सकते हैं, एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज एंड डी एक्सेलरेटिंग चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है मतलब इसमें वेलोसिटी है तो इसमें भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। डी एक्सेलरेटिंग, डी एक्सेलरेट कर रहा है मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन है मतलब कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है लेकिन रेस्ट में नहीं है तो इसमें भी v का वैल्यू है, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब ये एक दो तीन ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ये ऑप्शन गलत है। गलत ऑप्शन कोई डिमांड कर रहा था, ये यही वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल्स। एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक ऐसा कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इफ एरिया ऑफ द कॉइल इज ए, कॉइल की एरिया ए है एंड मैग्नेटिक मोमेंटम m है, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज, तो करंट कॉइल के द्वारा कितना फ्लो होगा, इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला रहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज इक्वल टू m बाई a। ये फॉर्मूला है, याद रखने का है आपको। अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, अब मूविंग चार्ज, चार्ज अगर मूवमेंट कर रही है तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, चार्ज अगर मूवमेंट में है, गति में है तो क्या करेगा प्रोड्यूस, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी जस्ट मैंने क्या बताया लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई कंडक्टर हमारे पास है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, यहाँ से होकर के यहाँ तक पहुँच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मूव करके अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है मतलब ये मोशन में है तो दो चीज़ें यहाँ पे जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। When a current is made to flow through a conductor, then it produces, कह रहा है कि जब एक करंट मेड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने के लिए बना है तो वहां पे कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके दोनों। आई एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ L, it is placed parallel to uniform magnetic field, the work done on it will be, तो इसके थ्रू वर्क डन क्या रहेगा। फिर से क्वेश्चन को देखने का है कि वर्क डन के लिए हम लोग F इज इक्वल टू क्या करते हैं, आई बी एल साइन थीटा रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखने का है कि आई एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल का वायर है, इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे साइन थीटा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है तो थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसका वैल्यू दोनों का बराबर रहेगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, पैरेलल कंडीशन में क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आई मैग्नेटिक फील्ड, एल
साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू 0। तो एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है, एफ से रिलेटेड होता है, दैट मीन्स ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 ऑप्शन इज करेक्ट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एम्पियर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिएगा, जब हम लोग किसी भी सर्किट में आमीटर, जब किसी सर्किट में करंट को मेजरमेंट करना होता है, तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आमीटर को सीरीज में लगाते हैं। बट वोल्टमीटर को मेजर करना अगर होता है हमें यहाँ पे, इसका अगर वोल्टेज मेजर करना है, ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अगर हमको इसको वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज को हम लोग क्या लगाते हैं, इस कंडीशन में। हमेशा याद रखिएगा कि करंट मेजरिंग डिवाइस, करंट को मेजर करने वाले जो डिवाइस है वो आमीटर है, आमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। वोल्टेज मेजर करने के लिए जो डिवाइस बनती है वो वोल्टमीटर है, और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। क्लियर है? करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, वोल्टेज का ऐसा यूनिट EMF का वैसा यूनिट वोल्टेज। And a particle is moving parallel to the magnetic field, the force acts on it will be a particle in moving parallel to the magnetic field, a particle magnetic field में parallel to the magnetic field, magnetic field के parallel में कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इस पे फोर्स एक्ट क्या रहेगा, तो फोर्स एक्ट क्या रहेगा, पढ़ा आपने, IBL साइन थीटा। डिपेंड किस पे करती है, या फिर F इज इक्वल टू आई साइन थीटा। किस पर डिपेंड किया इसने, थीटा पर डिपेंड किया। थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 0। तो साइन थीटा 0 पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। ऑप्शन इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a charged particle is moving in a uniform magnetic field, it will experience maximum force when, जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो मैक्सिमम फोर्स कब डिनोट करेगा, बस सिंपल सा एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होता है। F इज इक्वल टू क्या रहेगा, IBL साइन थीटा, या फिर ये मूविंग पार्टिकल की बात कर रहा है तो F इज इक्वल टू, ये सिर्फ लेंथ, अगर लेंथ की बात करेगा, वायर के रिगार्डिंग बात करेगा तो ये वाला पुट करने का है, और नहीं तो फोर्स बात करेगा जब कोई वेलोसिटी गति कर रही है, कोई भी यूनिफॉर्म पार्टिकल में है, मोशन में है, तब हम लोग क्या करेंगे उस पार्टिकल के लिए IB साइन अब पुट करते हैं। अब थीटा यहाँ पे क्या करना है, यूनिफॉर्म में है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है, इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। तब ये मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे होगा, जब साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 90, साइन थीटा इज इक्वल टू 90 रहेगा, तो साइन 90 का वैल्यू क्या रहेगा, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है, IVV। मिनिमम वैल्यू की बात करेगा, ये मैक्स वैल्यू कब रहेगा, एफ मैक्स कब रहेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है। फर्स्ट केस है, सेकंड केस क्या रहेगा, एफ मैक्स मिनिमम, एफ मिनिमम वैल्यू कब रहेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब पैरेलल वे में रहेंगी। जिस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से इस डायरेक्शन में है तो बॉडी का भी डायरेक्शन भी ऐसा ही रहना चाहिए, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बॉडी का डायरेक्शन अपोजिट है, तब भी यही वैल्यू रहेगा, 180 डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री पे इतना ही रहेगा। तो मैक्स वैल्यू कितना बनाया हमारा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। मिनिमम वैल्यू कितना बनाया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। अब एवरेज वैल्यू कितना बनाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। माय डियर, और रियली फिजिक्स का कंसेप्ट जो रहता है, अभी तक आपने पूरे क्वेश्चन में क्या देखा, आप रियली इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि चीजें वही रहती हैं, बस देखने का नजरिया हमारा बदलता है। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं टोटल, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा या IBB साइन थीटा, IBB साइन थीटा। क्वेश्चन वही रह रहा, मतलब फॉर्मूला वही रह रहा है, बस हम इसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं कि B जब मैक्स रहेगा, फर्स्ट टाइम में आपने देखा कि B का वैल्यू जब ये मैक्सिमम वैल्यू कब बनाएगा, जब साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा पे डिपेंड करेगा कि साइन थीटा का वैल्यू हमारा मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब 90 डिग्री पे रहेगा। मिनिमम कब मिलेगा, जब 0 डिग्री पे रहेगा। फिर एवरेज कब मिलेगा, जब 45 डिग्री पे रहेगा। यही चीज़ें बार बार पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कि F का वैल्यू ये क्या रहेगा, तो F का वैल्यू अगर ये मोशन में नहीं रहेगा तो F का वैल्यू 0 रहेगा। जब ये मोशन में या एक्सेलरेशन में रहेगा या फिर डी एक्सेलरेशन में रहेगा, मतलब ये हो रहा है ये।
मतलब क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आसपास में घूम रही है। इस कंसेप्ट को क्लियर रखिए और टोटल क्वेश्चंस को लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज Rg, resistance of ammeter is Ra and that of the voltmeter is Rv. Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसके रिगार्डिंग एक सर्किट है, थोड़ा सा स्टे करके क्वेश्चन को देखेंगे रिलैक्स मोड में, आराम से देखिएगा। गैल्वेनोमीटर को हम इस तरह से लगा रहे हैं, सीरीज में लगा हुआ है, क्लियर है। अब गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग आमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कंसेप्ट क्या है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इससे हम इसे आमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग शंटेड करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना शंटिंग कहलाता है, कि हम लोग शंटेड कर रहे हैं इसको। तो ये हमारा किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, आमीटर में। ये हमारा किसी का इक्वेशन है, गैल्वेनोमीटर का सर्किट है, ये आमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब हम फिर से कर रहे हैं कि यदि हमें इसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आमीटर में। ये किस में कन्वर्ट, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब देखना है रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग में। रेजिस्टेंस का पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें क्या देखा है, ये रेजिस्टेंस तो आर है, अगर पैरेलल में लगाते हैं तो आर का वैल्यू घट जाता है, आर का वैल्यू घट जाता है, सीरीज में लगाते हैं तो आर का वैल्यू बढ़ जाता है। तो अब इन तीनों में से देखना है आर का वैल्यू इसमें क्या रहेगा, आर का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग्स बात करेंगे तो क्या रहेगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग्स बात करिए, फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग्स बात करेंगे तो आर गैल्वेनोमीटर का आर जी इज ग्रेटर देन आर ए, क्लियर है क्या। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस, ये डबल रेजिस्टेंस, इसके लिए भी इंटरनल रेजिस्टेंस और इसके लिए भी इंटरनल रेजिस्टेंस, और सीरीज में है तो दोनों ऐड अप हो जाएगा। मतलब कि इसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस सबसे हाई रहेगा, क्लियर है। अब आप देख लो कौन सा इक्वेशन सही है, देखिएगा आर वी मैक्सिमम है, उसके बाद आर जी है, उसके बाद आर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लीजिएगा ये बड़ी काम की चीज है कि गैल्वेनोमीटर से कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का 3 नंबर का, कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग आमीटर कैसे बनाते हैं और आमीटर से फिर वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। तो अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है तो गैल्वेनोमीटर में अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो लगाने के बाद ये आमीटर का सर्किट हो जाता है, और अगर हम इसको सीरीज में लगाते हैं तो ये वोल्टमीटर का सर्किट हो जाता है। बस इन दोनों में, और हम लोग कंसेप्ट जान रहे हैं कि आर के साथ अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस को हम लोग आर को लगा रहे हैं तो उसका वैल्यू घट जाता है, पिछले क्लास का डिस्कशन में आप लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद अगर सीरीज में लगाते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलता है। ऑप्शन करेक्ट इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज इन्फिनिट। आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, आमीटर की बात कर रहे हैं। आमीटर हमारा किस में रहता है, सीरीज में रहता है, ये सीरीज में रहता है। अब बताइएगा कि सीरीज में अगर है और इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू भी रहेगा, ये सीरीज में है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम रहेगा तो क्या होएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम रहेगा तो आर का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, जब आर का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा तो करंट हमको मिनिमम देगा, क्लियर है। अगर तो इसका मतलब है कि आमीटर में यदि रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा करंट का वैल्यू हमको उतना कम मिलेगा, ठीक है ना, करंट का वैल्यू उतना कम मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके वैल्यू को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू, क्लियर है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलती कौन है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज इनफिनिट, ये उल्टा कर दे रहा है, इनफिनिट नहीं, जीरो होना चाहिए, नियर अबाउट टू जीरो होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज जीरो, करेक्ट है। इसी के साथ मैं कंसेप्ट एक और देते चलता हूं, आगे शायद आपको मिलेगा कि यदि वोल्टमीटर रहेगा तो
क्या रहेगा? आपको याद रहना चाहिए कि वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं सर्किट में, पैरेलल में लगाते हैं। तो पैरेलल में अगर इसका रेजिस्टेंस मैक्स करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारा क्या होता है, मिन होते जाता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने का है तो यस बढ़ाने का है तो सही रहेगा, रेजिस्टेंस को इसमें कम करने का नहीं रहेगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर भी होता है, मेजरिंग डिवाइस है, तो हमें क्या करेगा, V का मेजरिंग डिवाइस है तो R अगर मैक्स मिलेगा तो हमें सही रहेगा। तो इसमें हमें इन्फिनिटी वैल्यू चाहिए, उसमें इसमें जीरो वैल्यू चाहिए। क्लियर है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो बस वो वाला क्वेश्चन हो गया कि हिस्ट्री का क्वेश्चन लगा लो कि क्या होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट, इन दोनों का रिलेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में किसने डिस्कवर किया था, इसकी खोज किसने की थी? सीधा सा बात है सर, ओस्टेड, ओस्टेड, यस, इसने किया डिस्कवर। A proton enters a uniform magnetic field of 5 Tesla with velocity this meter per second. A right angle to the field, the magnetic force acting on the proton is that, क्या रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या आपके पास रहता है, क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये क्वेश्चन है। तो एफ मैग्नेट इज इक्वल टू, क्यू का वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू दिया हुआ है, और प्रोटॉन एंटर्स, अब प्रोटॉन पे चार्ज का मान कितना दिया है, चार्ज कितना है 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो दोनों पे चार्ज बराबर ही रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब हमें क्या बता रहे हैं, v वेलोसिटी कितनी है 4 मल्टीपल 10 टू द पावर 4 मल्टीपल 10 टू द पावर 7 है, ये 4 मल्टीपल 10 टू द पावर 7, ठीक है क्या, क्यू वी। अब हमें क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितना है 5 टेस्ला है, मल्टीपल 5, ठीक है क्या। अब क्या बोल रहे हैं, फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इज दिस, द प्रोटॉन एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस विद दिस, साइन थीटा के बारे में इसने बात नहीं किया, एट राइट एंगल्स, राइट एंगल बोले तो साइन थीटा, साइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को निकाल लेंगे। हमारे पास क्या मिल रहा है 1.6 मल्टीपल 4 इंटू 5 मल्टीपल 10 टू द पावर, अगर हम लोग इसको बात करेंगे माइनस 12, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू, इसको ये करने की जरूरत। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा 3.2, ये कितना, पंचों का 20 और 16 दूनी 32, 32, 3.2 मल्टीपल 10 to the power minus 11. Next is two long parallel wires each carrying a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart. The force of attraction between them is equal to, याद रखिएगा इसमें दो कंसेप्ट हैं, कई बार क्वेश्चंस मिलता भी है ऐसा कि अगर दो करेंट्स, दो वायर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में लगे हुए, दो वायर एक दूसरे के पैरेलल हैं और करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या दिखाएगा, तो ये अट्रैक्शन दिखाता है। और अगर दो वायर पैरेलल में लगे हुए हैं और करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या दिखाएंगे, रिपल्सन दिखाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ कि अट्रैक्शन कब दिखाएगा और रिपल्सन कब दिखाएगा, लेकिन प्लेस्ड एट द पार्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या रहेगा, करंट का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो जब करंट का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसमें इसमें हम लोग बात करेंगे F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू L1 इंटू L2 बटा में R, इसका ये फार्मूला रहता है। अब इस पे हम लोग बैठाएंगे इसको F बाई एल पे, तो अब हम लोग इस पे क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए बात करेंगे तो 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीपल, ये 1 मीटर ले लेते हैं तो 1 इंटू 1, ठीक है क्या। अब हम लोग इस पे क्या बात करेंगे, तो इस पे क्या बात करेंगे, कैलकुलेशन आप करके देख लेना, 2 मल्टीपल 10 टू द पावर, 2 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस 4, ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या मिलता है। ओके थैंक्स, क्वेश्चन नंबर 14 सारे क्वेश्चन मेरे सही रेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू, लॉरेंस ने क्या बोला था, अ, कई बार क्वेश्चन भी रहते हैं कि लॉरेंस फोर्स को डिस्क्राइब करें, और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो उसमें बोलेगा कि लॉरेंस फोर्स को डिस्क्राइब करें, लॉरेंस फोर्स क्या है, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, एंड फाइंड द इक्वेशन फॉर द लॉरेंस फोर्स। तो मैं इक्वेशन तो डायरेक्टली टिक कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि लॉरेंस फोर्स क्या है। बोल रहा है कि यदि, बोलता है कि यदि कोई चार्ज बॉडी किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो इस कंडीशन में इस पे दो फोर्सेस एक साथ एक्ट किए जाते हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट। और सेकेंड क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स F M इज इक्वल टू क्या रहेगा? Q V B साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों डिपेंड करेंगे, ये दोनों फोर्स होते हैं। अब हम लोग इन दोनों को एडअप कर ले, दोनों फोर्स होता है। लॉरेंज ने कहा था कि इसके कारण, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण या चार्ज फ्लो होने के कारण इस पे जो दोनों फोर्स बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो दोनों बनते हैं, इस पे दोनों को सम अप करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू इस पे मिलता है। मतलब इस पे बनने वाला टोटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम अप के इक्वल होता है। क्लियर है? तो F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। तो इन दोनों को अगर हम लोग सम अप कर पा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? Q, दोनों में शामिल है, क्यू ई प्लस क्यू बी बी साइन थीटा, इस रूप में मिल रहा है हमें। और फिर हम अगर हम इसको ये देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों को F, अगर हम F इज इक्वल टू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q Q दोनों में शामिल है, तो हम लोग Q को बाहर ले लेते हैं। फिर हमें क्या मिलेगा? E प्लस वी बी साइन थीटा, इस रूप में मिलेगा। इसे हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Q को हम लोगों ने बाहर कर लिया है, तो ये हमें क्या मिलेगा? यहाँ से Q को बाहर किया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? E, क्लियर है? सॉरी, ये E है ना, E प्लस, अब हम लोग क्या बात करेंगे? Q क्रॉस V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, इसको साइन थीटा के फॉर्म नहीं, अगर इसको हम लोग डॉट फॉर्म में लिखते हैं, देख लो, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि Q V क्रॉस B, ये साइन थीटा को हटाने का है तो V क्रॉस B रहेगा। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q V B साइन थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट में है, ये डॉट प्रोडक्ट में है। अगर इसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट में डालने का है तो Q V B करेंगे। तो Q V B अगर हम इसके जगह पे Q V B रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? Q V B रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये वाला फॉर्म, Q E प्लस V क्रॉस B, Q E प्लस V क्रॉस B, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, the magnetic field at a point at a distance r from the current carrying wire is proportional to, the magnetic field at a point at a distance from r current carrying coil is, इसमें हम लोग बात करेंगे तो करंट कैरिंग कॉइल के रिगार्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या बनता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट करंट है I बाई 2 पाई ए। ये क्या है? ये बोले तो आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है किसी भी वायर से, कोई वायर दिया हुआ है, वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, इसको हम लोग ए बोलते हैं या आर से डिनोट कर लेते हैं। कोई पॉइंट यहाँ है, कोई वायर यहाँ पे है, और इस वायर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है किसी पॉइंट के कारण, तो ये हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसमें जो भी करंट फ्लो कर रहा है, जो भी करंट फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए क्या है? ये वाला। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए के डिस्टेंस को इसने आर से डिनोट किया है, तो आप चाहो तो इसके जगह पे आप आर को डिनोट कर सकते हैं बाई आई बटा में 2 पाई आर कर सकते हैं, 2 पाई आर कर सकते हैं। तो अब देखेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके अकॉर्डिंग है, तो 1/r के अकॉर्डिंग से समानुपाती है, 1/r के अकॉर्डिंग से। क्वेश्चन अगर ऐसा करता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके अकॉर्डिंग से, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग से, उसकी समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, और
किसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसके बीच का डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, ये वाला फार्मूला रहता है। दैट मीन्स ये फार्मूला को याद रखिएगा, मेमोराइज करिएगा। हालांकि इसके लॉन्ग क्वेश्चन जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो इसको बताऊंगा। क्लियर है? दैट मीन्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो बायोट-सावर्ट्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्टली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है कि कौन सा बायोट-सावर्ट्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बायोट-सावर्ट्स लॉ को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कॉइल के रिगार्डिंग में, आई डी एल आर बाई आर क्यूब। देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में ना होकर के ये सही है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में ना होकर के स्केलर फॉर्म में रहेगा तो डीवी ये हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई ऐसे ही रहेगा, और ये आई करंट का वैल्यू है, डी एल रहेगा जो तार की लंबाई रहेगी, और ये क्या रहता है, देखो इधर ये वायर है, अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा एल है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा एल है, ठीक है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट कर रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण, अगर पॉइंट चार्ज यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट चार्ज हमारा आर है, करंट फ्लो इसमें हो रहा है, ये एल है, तो इसके कारण क्या रहता है, इसके लिए क्वेश्चन निकाला रहता है कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट होता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, हमेशा याद रखिए, लंबवत दूरी, तो रहता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर बाई आई डी एल म्यू नॉट आई डी एल, डी एल क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, डी एल है, बटा में कि हमारे पास क्या रहेगा, आर स्क्वायर रहता है। लेकिन जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म के रूप में, तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आर बाई आर ऐसे करके ये फॉर्म आता है। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी इज, डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी इज, अभी जो हम लोगों ने फार्मूला डेराइव किया कि इसमें हम लोगों ने क्या डेराइव किया था, इसका क्वेश्चन था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। इससे इसकी परमेबिलिटी भी निकाली जा सकती है कि इसकी परमेबिलिटी क्या है, म्यू नॉट की निकाली जा सकती है। तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा, तो इसका डायमेंशन आप लोग निकाल लेना, सीधा सा डायमेंशन निकालने का तरीका रहता है। इसका निकालने के लिए म्यू नॉट को यहाँ रख करके बाकी सबको ये ले जाते हैं, ये कांस्टेंट रहता है, आर स्क्वायर के लिए एम स्क्वायर पुट कर लेते हैं, और एल के लिए आई के लिए ए पुट कर लेते हैं, एम्पियर पुट कर लेते हैं, और एल के लिए ए पुट कर लेते हैं, एल के लिए मीटर पुट कर लेते हैं, और फिर इसको डेराइव कर लेते हैं, तो हमारा आराम से इसका वैल्यू मिल जाता है। क्लियर रहेगा? इसका वैल्यू टेस्ला के फॉर्म में रहता है, तो आराम से इसकी वैल्यू मिल जाती है। क्लियर रहेगा? If the number of turns in the moving coil galvanometer is increased, its sensitivity is also increased. क्लियर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स। मैं क्या बोला, कोई भी गैल्वेनोमीटर रहेगा तो गैल्वेनोमीटर में क्वाइल में हम लोग गैल्वेनोमीटर या ट्रांसफार्मर किसी की भी बात कर लो, तो क्वाइल्स के टर्निंग जितने बढ़ा देते हैं हम लोग, नंबर्स जितने बढ़ाते हैं, इसके टर्निंग्स लपेटनों की संख्या जितनी अधिक कर देते थे, तो जितनी अधिक कर लेते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतनी अधिक जनरेट होने लगता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट करेगा उसकी सेंसिटिविटी अधिक रहेगी। इस पे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या रहेगा, खुद से लगा लो, क्या रहेगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ के अनुसार कौन सा सही है, एम्पियर्स सर्किट लॉ, देखो एम्पियर सर्किट लॉ को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहते हैं, कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैं कभी बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मैं बोलता हूँ कभी करंट फ्लो हो रहा है। आप जान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का रेट ही करंट फ्लो होना है, चार्ज फ्लो होने का रेट ही करंट फ्लो होना है, तो इलेक्ट्रॉन या करंट बात करो तो यही है। तो हम लोग इसमें क्या बोला था कि किसी भी क्लोज सर्किट में, इसने बोला किसी भी क्लोज सतह में, बंद सतह में, ठीक है, करंट का जो फ्लो हो रहा है वह हमेशा, इसमें मैं क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास, क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये छोटे से जगह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे डी एल, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसका वैल्यू कितना रहता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो एम्पियर्स ने क्या बोला था कि किसी सर्किट में, कोई भी सर्किट रहेगा, खासकर ये सर्किट के लिए, कोई भी सर्किट रहेगा तो ये सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो क्या रहेगा, इसके करंट के बराबर रहेगा, अकॉर्डेंस रहेगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी तार की लंबाई के बराबर रहेगी, के डॉट प्रोडक्ट के बराबर रहेगी, ठीक है ना, ऐसा।
ये क्या है, समेसन। ये इंटीग्रेशन देता है सर्किट, देखिएगा ये इंटीग्रेशन लगा रहा है और ये इसने गोला लगाया, मतलब किसी क्लोज लूप के लिए इसने यूज किया है, क्लियर है। और बीटा इंटू डी एल तार की लंबाई है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तार में जो करंट फ्लो हो रहा है और इसके साथ परमिबिलिटी हम लोग ले लेते हैं म्यू नॉट, इसके बराबर रहती है। इसने इसने बोला था एम्पियर्स ने। When the ammeter is shunted, it measures range। कह रहे हैं कि कोई ammeter हमारे पास दिया हुआ है, इस सर्किट में ammeter दिया हुआ है। अब ammeter को शंट कर रहा है, शंट कर रहा है, मैं पहले आपको डिस्क्राइब किया था कि शंट करने का अर्थ होता है कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देना। तो जब ammeter को शंट कर रहा है तो इसका मेजरिंग रेंज बढ़ेगा कि घटेगा। देखो ammeter को जब शंट किया तो इसने क्या किया, इसके रेजिस्टेंस को घटा दिया, रेजिस्टेंस को घटा दिया। तो रेजिस्टेंस को घटाया मतलब कि इसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस रहती है। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लग रहा है, मतलब कि इसके रेजिस्टेंस को इसने घटा दिया। आप पढ़े हो कि दो रेजिस्टेंस जब हमारे पैरेलल में हुआ करते हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं एग्जांपल के साथ समझाया था कि 3 ओम है और ये 6 ओम है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर में गुना 6 या 18 और नीचे में भागा बराबर 2 ओम। तो 2 ओम जो मिला है, जो छोटा वाला रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा रेजिस्टेंस हो गया इसका। तो इसमें क्या रहता है, आमीटर है, आमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होता है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, शंटेड करने का मतलब ये रहता है। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है उससे भी छोटा रेजिस्टेंस इसको मिलने लगता है। जब छोटा रेजिस्टेंस मिल रहा है तो करंट फ्लो ज्यादा होने लगता है, तो करंट फ्लो ज्यादा होने लगेगा तो आमीटर का वैल्यू इंक्रीज करने लगेगा। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट an electron enters perpendicular to the uniform magnetic field, the path of the electron will be, electron enters perpendicular to the uniform magnetic field। एक इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, कितने पे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पे तो पथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का पथ कैसा रहेगा, ठीक है। कभी भी 90 डिग्री पे कोई चीज फोर्स कर रही है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि कोई भी चीज 90 डिग्री पे गति कर रही है और अचानक जब इसको आप रोकने की कोशिश करोगे तो ये सर्कुलर लूप बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी बहुत ही तेज गति के साथ कोई जानवर भाग रहा है और उस जानवर की रस्सी को आपने अगर अचानक से पकड़ करके खींचा तो क्या करेगी, वो आपके चारों तरफ घूम जाएगी। याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन इसी के बेस्ट पे बनाया गया है। साइक्लोट्रॉन का यही प्रिंसिपल है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्लो करा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री में फ्लो करता है, तो फ्लो कराने के बाद वो सर्कुलर लूप बना देता है साइक्लोट्रॉन। क्लियर है। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए आप लोग सीधा से यूज करोगे इसमें से फॉर्मूला क्या, क्यू बी वी साइन थीटा 23 क्या रहेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, ऐसा रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको, डायमेंशन निकालने के लिए, तो चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिस इज इक्वल टू एफ बाई टू बी क्या रहेगा, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसका हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकाल लेंगे। तो इसका डायमेंशन निकाल लेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसका डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन यूज कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है क्या, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, चार्ज के लिए क्या रहेगा, कूलम, इसके लिए क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा करके यूज कर सकते हैं। साइन 90 डिग्री इसका कोई मतलब ऐसा यूनिट नहीं रहता है, इसलिए ये रहेगा। ऐसा करने से आपको क्या मिला, ऐसा यूनिट्स। अब ऐसा यूनिट को अगर आप ये में चेंज करोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक कंसेप्ट आपको बताने का, यहाँ से मतलब डायमेंशन डायरेक्ट हम ले सकते थे, लेकिन इसको लाने का, डायमेंशन डायरेक्टली ले सकते थे, लेकिन इसको लेने का सबसे बड़ा मकसद हमारे पास ये रहेगा कि हम लोग ऐसा यूनिट से जब दोबारा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा यूनिट से डायमेंशन में चेंज करना और डायमेंशन से ऐसा यूनिट में चेंज करना, अपने को एक कंसेप्ट याद रखना चाहिए। क्या है इसका कंसेप्ट, कि हमारे पास क्या रहता है, ऐसा यूनिट मीटर किसका है, लंबाई के लिए, लेंस के लिए। किलोग्राम ऐसा यूनिट है किसका है, मास के लिए। क्लियर है। उसके बाद सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। बस हो गया। ऐसा यूनिट में अगर सेकंड रहता है तो डायमेंशन में टी लिखते हैं,
और ऐसा यूनिट में अगर एम रहेगा तो डायमेंशन एल यूज करेंगे, केजी रहेगा तो एम यूज करेंगे। क्लियर है? केजी है तो एम यूज करेंगे, एम है तो एल यूज करेंगे, एस है तो टी यूज करेंगे, और इसके लिए भी वही, एम है तो एल यूज करेंगे, एस है तो टी यूज करेंगे, और सी है तो ए टी यूज करेंगे, सी है तो ए टी यूज करेंगे। क्लियर है क्या? और सबको पुट आउट करेंगे, क्या पुट करना है और क्या निकालना है। थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करो, आपको फायदे में रहोगे, नहीं तो डायरेक्टली मैं निकाल के दे दूंगा तो कोई फायदा नहीं रहेगा। क्लियर है क्या? ज्यादा बेहतर होता है कि टाइम अगर आपको बचाना है तो डायमेंशन सबको लगभग याद रखना होगा, कुछ को डायमेंशन याद रखना होगा, और नहीं तो निकालने का तरीका यही है, निकाल लो। बोलने में कंफ्यूजन अगर हो तो ऐसा करो यूज। क्लियर है क्या? हाँ फ्रेंड, मैं एक चीज कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं बोला, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ आपको, वीडियो अगर बेस्ट लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करो। What is the effect of increasing the number of turns on magnetic field produced due to the circular coil? कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। कह रहा है कि यदि हम किसी कॉइल के टर्न्स को, लपेटनों की संख्या को यदि बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कॉइल से नंबर ऑफ वाइंडिंग्स को बढ़ा रहे हैं, इंग्लिश बात करो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, हिंदी बात करो तो लपेटनों की संख्या, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स को बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा? तो नंबर ऑफ बाइंडिंग्स को बढ़ाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ बाइंडिंग्स जितना बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना अधिक हो। मेंशन द एसआई यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जस्ट हमने एसआई यूनिट्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, एसआई यूनिट्स का एसआई यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला कि क्या था। क्लियर रहेगा? क्या था मेरे को नहीं मालूम, आपको मालूम है क्या है? तो लगा लो, ये टेस्ला रहते हैं 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है? अभी जस्ट मैंने डिस्क्राइब किया था कि लॉरेंज फोर्स क्या है। फोर्स ऑन मूविंग अ चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के बारे में बताता है। फोर्स ऑन सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, नन ऑफ दिस। क्या बताता है लॉरेंज फोर्स? लॉरेंज फोर्स के रिगार्डिंग में अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था ऐसा वाला। क्लियर है क्या? ऐसा वाला फोर्स क्या है, इस पे डिपेंड करता है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज बी है, लेकिन एफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इसमें क्या रहता है, क्यू ई, इसमें मूविंग चार्ज नहीं रहता। इसके अकॉर्डिंग में एक क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा इसको अगर अलग नजरिए से देखें तो ऐसा रहेगा कि यदि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं हो रही है तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी है, ठहरा हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का जब तक मोमेंट की बात कर रहा है तब उसमें फोर्स कौन सा लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। रहेगा यही वाला बात, इसने घुमा फिरा के बस एक ही चीज है, देखने का नजरिया अलग अलग है, कभी कुछ पूछ रहा है कभी कुछ पूछ रहा है। अभी तक हम लोग डायरेक्टली अगर सच पूछो तो ये वाला फार्मूला से अलग नहीं उठे, 3 फार्मूला यूज किए हम आप, इसके लिए और फिर हम लोगों ने फिर यूज किया था लॉरेंज के लिए, ये लॉरेंज के लिए है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया था दोनों को एक साथ कॉम्बाइन कर करके फार्मूला बनाए हुए थे। फिर दोनों वायर अगर पैरेलल में रहता है तो क्या करते हैं, बस यही 2-3 फार्मूला तो यूज़ कर रहे हैं, चैप्टर खत्म हो रहा है। ओके 27, a charge q is moving in a uniform magnetic field b such that velocity v is parallel to the b। वही वाला बात, फिर से चीजें वही हैं, देखने का नजरिया हमारा बदलेगा। देखो चीजें क्या है, f इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, बस इतना सा है। अब इसने क्या बोला कि q इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मतलब कि बीटा का वैल्यू यूनिफॉर्म है, ये वाला वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म है। अब क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म है मतलब बदल नहीं रहा है, हमेशा सब जगह बराबर है। अब v क्या है, will be such that velocity v is parallel to this। अब velocity v क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये जो है इसके रिगार्डिंग में ये velocity हो रही है, पैरेलल हो रहा है, ठीक है, पैरेलल हो रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा, कंफर्म, ठीक है। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स क्या रहेगा, F इज इक्वल टू, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अभी तो जस्ट हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, ये रहेगा मैक्सिमम वैल्यू, 0 पे मैक्सिमम बनाता है इस कंडीशन। क्लियर है क्या? तो हमारे पास क्या रहेगा, क्यू वी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, charge q is moving in uniform magnetic field b such that velocity b is perpendicular to b, then the force acting on। सेम क्वेश्चन है, क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म दिया हुआ है अभी जैसे क्वेश्चन था, बस नजरिया थोड़ा सा ये बदलेगा कि उसमें इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही थी, वेलोसिटी हमारा क्या डायरेक्शन था, ये था, इसके पैरेलल था। अभी हमारा वेलोसिटी क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, किसमें, परपेंडिकुलर रहेगा। तो जब पैरेलल रहता है तो थीटा इज इक्वल टू
0 डिग्री, बट ये परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एफ क्या रहता है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड नॉट बी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉट बी। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, क्यू वैसे ही है, वी वैसे ही है, वो वाला यही है, साइन थीटा का मान क्या रहेगा 90 डिग्री, साइन थीटा का मान 90 डिग्री, दैट मींस कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, ये मैक्सिमम है, इसका डिस्कशन कर चुके हैं, क्लियर है, दैट इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट two parallel conductors carrying current in the same direction will two parallel conductor carrying current in the same direction। अभी जस्ट मैं इसका डिस्कशन कर चुका था, बताया था कि दो करंट अगर सेम ही डायरेक्शन में है, दो करंट अगर पैरेलल हैं और सॉरी दो वायर अगर पैरेलल हैं, दो तार अगर समानांतर दिशा में इस तरह से लगे हुए हैं और इन दोनों तारों पर जो करंट है उस एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। और अपोजिट डायरेक्शन में रहते तो क्या होता, रिपल्सन दिखाते। क्लियर रहेगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मैक्सवेल्स लॉ को भी याद कर सकते हैं। मैक्सवेल्स का कौन सा, स्क्रू जैक्स लॉ। देखिए इधर ये पेंसिल है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और इसी के पैरेलल में एक और है, इसी डायरेक्शन में ये भी फ्लो कर रही है, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस पे करंट, दोनों पे करंट एक ही डायरेक्शन में है और ये पैरेलल कंडीशन में है, तो इस पे मैक्सवेल लॉ लगा के देखेंगे, करंट किधर जा रहा है ये, ठीक है। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, ऊपर में ऐसे, इस पे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कर बन रहा है ऊपर में ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये दोनों समअप होगा, एक ही डायरेक्शन में बन रहा है तो समअप होगा, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। और अपोजिट डायरेक्शन बना करके देखेंगे, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो ये हमारा क्या रहेगा, देखो अप में मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है, करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है, ऊपर की तरफ में, ऊपर की तरफ में किधर, आपकी तरफ, और फिर क्या बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको ऐसे पकड़ना होगा, ऊपर की तरफ में मैग्नेटिक फील्ड किधर बना रहा है, इधर, तो क्या करेगा, दोनों अपोजिट, तो क्या करेंगे, रिपल्सन दिखाएंगे। क्लियर है क्या, ये रहता है कंसेप्ट। फिजिक्स को रियलाइज करो, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करो। इसमें न्यूमेरिकल से मैं बार बार बोलूंगा कि इसमें जो आपका इक्वेशन होता है, इक्वेशन से अगर लैंग्वेज को समझना सीख रहे हैं और लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना सीख गए हैं तो फिजिक्स से ज्यादा इजी कुछ नहीं है। अभी तक आपने देखा कि इतने सारे इक्वेशंस हम लोगों ने लगाए हैं, लगभग एक ही फॉर्मूला पे लग रहा है, उसको बस हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग नजरिया यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। मैं बार बार बोलता हूँ फिजिक्स के लिए फेमस चीज है, अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो तो सिर्फ चीजें वही रहती हैं, देखने का नजरिया बदलता है, नजरिया बदलो चीजें अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ेंगी, गर्लफ्रेंड वही रहेगी, नजरिया बदलेगा, कभी बहुत प्यार आएगा तो हटने का मन नहीं करेगा, और अगर आपके लायक काम नहीं हुआ तो आई हैड दैट, वह काफी बुरी लगने लगेगी। मौसम वही रहता है लेकिन प्यार छाया तो बिन बादल बरसात होने लगती है, और अगर नफरत छाया तो बरसात में भी धूप नजर आने लगता है। बस नजरिया बदलता है हमारा, चीजें वही रहती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट if the current through loop of if the current through loop of a wire is tripled the magnetic moment will becomes। इसमें आपने क्या किया था, मैग्नेटिक मोमेंट के रिगार्डिंग में, मैग्नेटिक मोमेंट के रिगार्डिंग में आपने क्या बोला था, करंट थ्रू द वायर दिस इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, किसने दिया था, लॉरेंस। इसमें देखो इफ द करंट थ्रू लूप ऑफ वायर इज, मतलब कि वायर लूप के रिगार्डिंग में किसने फार्मूला दिया था, लॉरेंस ने। क्या फार्मूला दिया था, ये वाला, अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसमें देखना है कि करंट थ्रू द लूप ऑफ द वायर इज ट्रिपल्ड, करंट थ्रू द लूप ऑफ द वायर मतलब कि लूप में करंट का मान को ट्रिपल कर दे रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, ट्रिपल्ड होगा, दोनों समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, दोनों अपोजिट नहीं दिख रहा है, इसको अगर घटाएगा, इसके वैल्यू को अगर घटाएगा तो इसका वैल्यू भी घटेगा, इसका वैल्यू को मैक्स करेगा तो इसका वैल्यू भी मैक्स इंक्रीज करेगा, तो ये भी इंक्रीज करेगा, समान ये में। क्लियर है का, लेंथ भी अगर इंक्रीज करता है तब भी करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, करंट दोनों ही, बट मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग सेम रखते हैं तो। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये ट्रिपल्ड हुआ, ट्रिपल्ड हुआ कौन सा, करंट, तो क्या ट्रिपल्ड करेगा, यहाँ पे करंट ट्रिपल हुआ तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर का क्या यूज है, लगा लो। टू मेजर द डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज पास्ड इन द सर्किट, डिफ्लेक्शन मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम लोग हमेशा यूज करते हैं। याद रहेगा कहाँ कहाँ यूज करते थे गैल्वेनोमीटर का, वेटस्टोन ब्रिज फेमस है, करंट रहता था, रेजिस्टेंस होता था तीनों में, गैल्वेनोमीटर बीच में लगाते थे, बोलते थे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब करंट इसमें फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग वास्तव में क्या कर रहे थे, टू मेजर द डिफ्लेक्शन, किसके लिए, डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज पास्ड इन द सर्किट, जब इसमें करंट पास हो रहा था तो ये क्या दिखा रहा था, डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का इसीलिए यूज करते हैं, डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, करेक्ट। इसमें अब सर्किट बना दिया तो आपको याद रहेगा, थोड़ा सा मेरे को भी इंजॉय कर दो, मजा आएगा। ऐसा होता था ना, क्या है, ब्रिज कौन सा, वेटस्टोन, R1 R2 R3 R4, ऐसा है। गैल्वेनोमीटर के यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते थे, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2, अगर ऐसा है मतलब गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हो रहा है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब आप ये देख सकते हैं, ऐसे में हम लोग बहुत सारा सर्किट भी बनाए थे और बनाने को मिलेगा भी ये क्वेश्चन में, ऐसा भी रेजिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है सर्किट में, बस इंजॉय कर रहा हूँ बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कंसेप्ट है तो मेरे को बता दो। देखिए ये वाला बात है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब करंट फ्लो इधर हो रहा है, याद रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह से डायरेक्शन में दिख रहा है सेल में, इस तरह से करंट हमारा फ्लो जाता है, क्लियर है क्या। अब गया यहाँ पे करंट दो पार्ट में बटा, यहाँ से फिर ये करंट यहाँ पे भी गया यहाँ पे भी गया, इस पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है 4 ओम का रेजिस्टेंस इस पे लगा हुआ है, इस पे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस पे 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें मान लो फिर से हम इसमें 4 ओम लगा देते हैं। अब आप मुझे बताना कि इसमें करंट फ्लो होगा क्या, सीधा सा अभी कंसेप्ट जो मैंने बताया कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करो और लिखो इस तरह से, कितना होगा 16 16 ओम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और लिखो यहाँ पे कितना हुआ 18 ओम, बराबर नहीं है ना, ये दोनों और ये दोनों का मल्टीप्लाई आपस में बराबर नहीं है ना, नहीं है, मतलब करंट फ्लो इसमें होगा, डिफ्लेक्शन। तो अगर इस पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अगर इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो इस पर डिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी। मतलब वास्तव में क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, टू मेजर द डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज पास्ड इन द सर्किट, जबकि सर्किट में करंट पास हो रहा है तो डिफ्लेक्शन को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, am स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंटम हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, m इज इक्वल टू n i a, यही है ना। अब ऐसा यूनिट हमें यूज करने का है, दिस इज इक्वल टू n का नंबर से इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं रहेगा, और ये क्या है हमारे पास, करंट है, करंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, a s, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम, मोमेंटम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, m, मोमेंटम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, m इज इक्वल टू n i a, तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इसका ऐसा यूनिट नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे पास i और a का ऐसा यूनिट रहेगा, a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो i के लिए हम i, a क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो हमारे पास क्या रहेगा दिस, और a के लिए क्या रहेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं, यस। When a magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field, it will experience, जब मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है डायपोल को, तो रखने के बाद क्या करेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, बट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा बट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं, क्लियर है क्या, क्यों, F इज इक्वल टू क्या रहता है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है क्या, बी साइन थीटा, इस कंडीशन में अगर हमारे पास रख रहे हैं तो इसमें क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहेगा, ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो v का वैल्यू जो थीटा का वैल्यू रहेगा वो जीरो हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता बट टॉर्क एक्सपीरियंस करता है,
क्लियर है क्या? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इसका वैल्यू एक्सप्लेनेशन जब डिस्क्रिप्शन क्लास करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से करेंगे।